ओके, तो इस लेक्चर से हम एक नया टॉपिक या कह लीजिए कि अपने जो सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स चल रहे हैं उसमें से एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। As far as the competitive examinations are concerned, even the theory examination is concerned, this topic is very important. हमेशा से मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को या इस पर्टिकुलर टॉपिक को सेपरेटली डील करने की कोशिश करता हूँ। एक सेपरेट यूनिट की तरह मैं इसको ट्रीट करता हूँ। इसका रीजन ये है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को डिटेल में ठीक से पढ़ने से हमें 12th का जो मैकेनिक्स है, क्लास 12th में जो मैकेनिक्स हमें पढ़ना है, उसमें बहुत हेल्प होती है। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है और हम कौन सी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। हालांकि टेक्स्ट बुक की इंडेक्सिंग में प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा कोई डायरेक्ट इंडेक्स नहीं किया गया है। मोशन इन प्लेन इस चैप्टर में टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा यूनिट ही रखा गया है इसका, बिल्कुल 3-4 पेजेस का डिस्क्रिप्शन है, बट हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे। Today we'll start with the introduction and we'll derive some of the equations and also we'll try to solve some numericals based on this projectile motion. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या मतलब होता है। What do you mean by projectile motion? फिर तब जाके हम आगे इसकी बात करेंगे। Before giving you a direct definition or a statement of what projectile motion is, I want you to observe these animations. इन चीजों को देखिए। ये फर्स्ट वाला जो अभी मैंने दिया, या इसे भी ऑब्जर्व करें आप, या फिर इस थ्रो को भी ऑब्जर्व करें आप। ठीक, या फिर आप कुछ इस मोशन को भी ऑब्जर्व करें। ओके, या फिर आप कुछ इस चीज को भी ऑब्जर्व करें। ठीक, एंड लॉट्स ऑफ सच एनिमेशंस आर अवेलेबल। बहुत सारे हैं ऐसे। दीज आर जस्ट सम फ्यू सैंपल्स। आप इन सभी एनिमेशंस में या इन सभी इमेजेस में, जीआईएफ बोलते हैं इनको, इन सभी जीआईएफ में क्या कॉमन ऑब्जर्वेशन कर रहे हो? सब में एक चीज कॉमन है। तो आप नोटिस करोगे कि इन सभी में किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है, चाहे उस ऑब्जेक्ट को हम हाइट से थ्रो करें या चाहे हम ऐसे फायर करें उसको किसी मैकेनिकल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, या ऐसे हाइट पर थ्रो करें, समथिंग लाइक व्हाटएवर यू वांट टू से। तो इन सभी एग्जांपल्स में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को थ्रो किया जाता है। अब जब ऑब्जेक्ट्स को हम थ्रो करते हैं और वो प्योरली अंडर ग्रेविटी मूव करता है, उसके ऊपर सिर्फ एक ही तरीके का फोर्स या एक ही फोर्स एक्ट करता है और वो है द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे समझिए। तो इस थ्रो को, इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ओके, या इनफैक्ट पूरा कह लीजिए तो प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो ये 2-3 बातें अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। When objects are thrown such that they are moving under the gravitational force only, then those particular motions are called as projectile motion. किसी ऑब्जेक्ट को फेंक देना कुछ इस तरीके से
कि उसके ऊपर अब सिर्फ ग्रेविटी ही एक्ट कर रही होगी, हम कोई दूसरा फोर्स वगैरह उस पे नहीं लगाएंगे, उसको जमीन के हवाले कर दिया हमने, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही है और वो अब उस ग्रेविटी के अंडर जैसे पाथ पे चाहे, जितनी दूर चाहे, जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक वो मूव करता जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। बात समझ आ गई बच्चों आपको? यस। यस सर। हम्म। जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। ओके, काफी सारे पैरामीटर्स उसमें हम किसी ने कुछ मैसेज किया। ओके, मैसेजेस ना करें, एक्सट्रीमली नीडेड रहा तो थोड़ा मेरा स्क्रीन ब्लॉक हो जाती है। हाँ, सो आई वाज ऑन अ पॉइंट कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं, थ्रो करते हैं, तो बिल्कुल आम जुबान में मैं आपको कहूं ना तो उसको हम ग्रेविटी के हवाले कर देते हैं, फेंक के छोड़ दिया हमने उसको, कुछ नहीं करना। ठीक है, थ्रो करना, ग्रेविटी के हवाले करना। अब ग्रेविटी जो चाहे वो करे, आगे बढ़ाए, ऊपर उड़ाए, नीचे गिराए, जितनी दूर तक ले जाए, जितनी देर तक ले जाए, वॉटेवर, हम बाद में उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखेंगे। एक बार थ्रो कर दिया, खत्म बात। ओके, तो इस तरीके से जो मोशन डेवलप होता है उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है और वो किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी चीज का। ओके, एनीथिंग व्हेन थ्रोन अंडर ग्रेविटेशनल इफेक्ट विल बी कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। नाउ सपोज हमारे पास ऐसे एक प्रोजेक्टाइल थ्रो करने के लिए रेडी है, ये ठीक है, ये ब्लू जो बना रहा हूं, माइक ऑफ रखें प्लीज। अब हमने इसको थ्रो किया तो जाहिर बात है हम उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी जरूर देंगे, कुछ इनिशियल वेलोसिटी हम उसे डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स से कि हमने उसे कुछ इस तरीके से एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। अब आप नोटिस कर रहे हैं कि ये वेलोसिटी मैं बिल्कुल वर्टिकल नहीं दे रहा हूं या बिल्कुल हॉरिजॉन्टल भी नहीं दे रहा हूं। अगर मैंने इसको बिल्कुल वर्टिकल वेलोसिटी दे दी तो बस ये यूं ऊपर जाएगा और नीचे गिर जाएगा, इट विल बी अ फ्री फॉल मोशन, कुछ खास नहीं इसमें। और अगर मैं इसे पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे देता हूं तो इसके ऊपर जाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है, ये बस लीनियरली आगे ही जाएगा, तो इट विल बी जस्ट अ लीनियर मोशन ऑन द ग्राउंड, इसमें भी कुछ खास नहीं है। तो ऑब्जेक्ट का मोशन प्रोजेक्टाइल उस वक्त हो सकता है जब आप से किसी एंगल पर थ्रो करें, थीटा। तो ये जो थीटा यहां लिखा है या जिस एंगल पर हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया उसे कहा जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नाउ व्हाइल यू थ्रो दिस ऑब्जेक्ट एंड लेट इट बी मूविंग अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के हवाले कर दिया तुमने उसको फेंक के, तो ऑब्जेक्ट एक पाथ फॉलो कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितनी वेलोसिटी दी, कितने एंगल पर उसको आपने थ्रो किया एंड सो ऑन। तो ऑब्जेक्ट ऐसा एक पाथ फॉलो करता है। इस पाथ को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि फर्स्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड्स एंड देन इट इज गोइंग टू कम डाउन। ऑब्जेक्ट पहले पहले जो है ना ऊपर जा रहा है ना, यहां तक ये ऊपर गया और उसके बाद फिर वो धीरे 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 नीचे आता गया। तो जिस किसी पाथ में प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करेगा, जिस किसी रास्ते पर प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करेगा, उस पाथ को, उस ट्रैक को हम कॉल करते हैं ट्रैजेक्टरी। ठीक है, दो चीजें हो गई, ये वो पाथ है जिस पर प्रोजेक्टाइल चल रहा है, क्या कॉल करेंगे हम उसको? ट्रैजेक्टरी। ये वो एंगल है जिस पर हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, दैट विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आइए थोड़ा और आगे समझते हैं। जहां से हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया था, लेट्स से कि ये ए पोजीशन से हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया और अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद अगर प्रोजेक्टाइल किसी दूसरे बी पॉइंट पे जाके गिरता है तो ए और बी में जो हॉरिजॉन्टल गैप होगा, जो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ए और बी में हमको मिल सकता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इन द सेंस ए और बी का जो भी डिस्टेंस बनेगा,
the horizontal distance between the initial position of projection to the position of landing, जहां से थ्रो किया था और जहां जाके वो लैंड किया, हॉरिजॉन्टल लेवल पर जब हम उस डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम कॉल करते हैं रेंज। कभी कभी हम इसको हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3 डेफिनेशंस आपको बता दिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ट्रैजेक्टरी, रेंज। अच्छा, आप नोटिस करेंगे कि ऑब्जेक्ट जब अपना मोशन मूव मतलब जिस तरीके से अपने मोशन में मूव कर रहा है उसमें वो सबसे पहले ऊपर जाता है, इट रीच टू द सर्टेन हाइट एंड देन इट फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड, वापस नीचे आता है ऐसा। तो जितनी भी मैक्सिमम हाइट वो अटेन कर सकता है ड्यूरिंग इट्स जर्नी, अपनी पूरी जर्नी के दौरान जितना ज्यादा से ज्यादा वो ऊपर जा सकता है उसे हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट, यानी कि एच मैक्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय एच मैक्स? तो हम बोलेंगे इट इज दैट मैक्सिमम हाइट which is being attained by the projectile during its flight। उसकी पूरी फ्लाई करने के दौरान, पूरे फ्लाइट के दौरान जितना भी वो सबसे ऊपर पहुंचा, ठीक है, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। नाउ द projectile is being fired, it will fly, it will take its flight and will fall down। तो right from beginning to ending, शुरुआत से लेके एंड तक उसको जितना भी टाइम लगता है पूरी जर्नी करने के लिए, अपना पूरा फ्लाइट पूरा करने के लिए, उस चीज को हम कॉल करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड वी यूजुअली राइट इट्स कैपिटल टी। सो व्हाट डू यू मीन बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, या व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट दैट टाइम, इट इज द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज in its flight, the projectile is traveling, the projectile is moving, the projectile is not yet landed, right from when it is being thrown to when it is going to land, whatever the time it takes, that time is called as time of flight। आप नोटिस करेंगे तो हम इस टाइम ऑफ फ्लाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा जब तक वो सिर्फ ऊपर जा रहा था, ठीक है ना, तो यहां से आपने फेंका उसको तो ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ टाइम हो गया। दूसरा हिस्सा जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट से नीचे गिर रहा था, तो हम इस टोटल टाइम को भी 2 पार्ट्स में बांटते हैं। एक को हम कॉल करते हैं टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट ऊपर जाना, ठीक है, और दूसरे को हम कॉल करते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आना। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जब कभी भी हम मैथमेटिकली चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इट इज नथिंग बट द सम ऑफ टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सो आई विल जस्ट क्विकली रिवाइज कि मैंने कौन कौन सी बातें आपको बताई। मैंने ये बताया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको फेंक देते हैं और छोड़ देते हैं, सच दैट कि बस वो अब अंडर ग्रेविटी मूव करेगा, ऐसे फेंके हुए ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कॉल करते हैं, और वो जिस तरीके का मोशन करेगा उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट जिस पाथ पर मूव करता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी। जितने एंगल पर उसे थ्रो किया गया दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जितनी दूर वो जाके गिरा दैट इज कॉल्ड एज रेंज। अपनी जर्नी में वो जितना ज्यादा से ज्यादा ऊपर गया दैट इज कॉल्ड एज एच मैक्स। जितनी देर तक वो फ्लाइट करता रहा दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ एसेंट, एंड मैक्सिमम हाइट से नीचे गिरने के लिए जो टाइम लगेगा दैट विल बी कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट, एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। Now let me explain you the most important way of या most important condition for the understanding of this whole motion। आपको ये बताया गया कि जब प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाएगा तो इनिशियली कुछ वेलोसिटी उसे दी जाएगी, ये जो मैं u लिख रहा हूं। तो ये जो u वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं
वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, या समटाइम्स ऐसे भी बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। हम जानते हैं कि ये वेलोसिटी पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल नहीं होती है या पूरी तरीके से वर्टिकल भी नहीं होती है। अगर ये पूरी वर्टिकल हो गई तो ऑब्जेक्ट बस ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, रेंज 0 हो जाएगी। पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल हो गया तो बस ये आगे ही जाएगा और ये बस सीधा सीधा लीनियर मोशन हो गया, एच मैक्स 0 हो जाएगा, कोई प्रोजेक्टाइल का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इसे हम इंक्लाइन या ऑब्लिक रखते हैं कुछ एंगल पर। तो ऐसी सूरत में हमारे काम करने का तरीका ये होता है कि हम इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनाते हैं। एक ये कंपोनेंट, इसे रिजॉल्व करते हैं, और दूसरा ये वाला कंपोनेंट। अब बच्चों थोड़ा सा क्विकली आंसर करें मुझे कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसे मैं क्या लिखूं? व्हाट शुड आई कॉल? cos theta, cos u. u cos theta। शाबाश। सो दिस विल बी u cos theta। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसे क्या लिखना चाहिए? U sin theta. U sin ओके ओके, ठीक है, किसी एक का आंसर आया तो भी काफी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो u sin थीटा। अब इस इनिशियल वेलोसिटी के हमको दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, मतलब मानो जैसे इस वेलोसिटी में दो कंपोनेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस पूरे मोशन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो हम ये रियलाइज करेंगे कि इस मोशन में ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है और इसके साथ साथ ऊपर और नीचे भी आ रहा है। तो केयरफुली सोचें, ध्यान से इस पे ऑब्जर्वेशन अपना बनाएं और ये बताएं कि इस प्रोजेक्टाइल को आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है? आगे बढ़ाने का काम इसे कौन सी वेलोसिटी कर रही है? U initial velocity मैंने कहा बहुत ध्यान से सोचें कि इस u के अब दो पार्टनर्स हैं, इस u के दो हिस्से हैं, इस u के पास दो अलग अलग ट्रैक्स हैं, इसके दो हिस्से हैं, एक u cos theta. और एक u sin थीटा। तो इस प्रोजेक्टाइल को भी जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये दो तरीके से मूव कर रहा है, टू पॉसिबल मोशंस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एक आगे बढ़ना और दूसरा ऊपर और नीचे जाना। तो मैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं कि इसको आगे कौन सा कंपोनेंट बढ़ाता है? U cos theta. U cos Cos theta theta. हाँ, ठीक है ना, u cos थीटा कंपोनेंट जो है इसको आगे बढ़ाता है, और इसके ऊपर नीचे जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा? U sin theta. u sin theta. जैसे आपसे अगर U sin theta इट्स ओके, ठीक। जैसे आपसे मैं अगर ये पूछूं कि विच कंपोनेंट इज टेकिंग दिस प्रोजेक्टाइल टू इट्स टॉप, तो आंसर आएगा u sin थीटा, क्योंकि u cos थीटा इसको ऊपर नहीं ले जा सकता। और मैं आपसे ये पूछूं कि विच कंपोनेंट इज टेकिंग दिस प्रोजेक्टाइल फ्रॉम a टू b, तो आंसर आएगा u cos थीटा, क्योंकि u sin थीटा का काम ये हो ही नहीं सकता कि वो उसे a से b ले जाए। u sin थीटा का काम सिर्फ ऊपर नीचे करना है और u cos थीटा का काम उसे आगे बढ़ाना है। व्हाट द पॉइंट? Yes sir आई थिंक ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर। माइक आप सभी ऑफ रखें प्लीज। ऑडियो वीडियो अच्छे से क्लियर है ना? यस Yes sir. ओके। Yes तो हम इस पॉइंट पर आए या इस तरीके के कंक्लूजन पर हम पहुंचे कि दिखने में तो ये एक ही मोशन है, लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं, इसके दो डायमेंशंस हैं, ये दो अलग अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है, ये दो बिल्कुल अलग अलग तरीके से हो रहा है, आगे बढ़ना और ऊपर नीचे जाना, ठीक है। इसीलिए कॉमनली प्रोजेक्टाइल मोशन को टू डायमेंशनल मोशन भी कहा जाता है, ठीक है। अक्सर आप बुक्स में ऐसा लिखा हुआ देखोगे, या जो सीईटी वगैरह की बुक्स हम यूज करते हैं, नीट की, जेई की, उसमें आप ये लिखा हुआ देखोगे कि टू डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन। अब आइए मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। जब हम इस
प्रोजेक्टाइल को फायर कर देंगे तो असल में तो u वेलोसिटी से करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके दो हिस्से हैं और हर हिस्सा अपना अपना काम करेगा, ठीक है, याद रखें। तो असल में तो हमने इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया और क्या किया, उसके बाद क्या किया हमने? आंसर है छोड़ दिया, फेंक के छोड़ दिया। फेंक के क्या करते हैं, खत्म हो गई ना बात। अब देखो इसने इसको थ्रो किया, क्या किया, अपनी जगह खड़े हो गया। बाद में कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या उसका? नहीं है, No. कुछ नहीं कर रहा हो। इसने भी देखो इसको थ्रो किया, छोड़ दिया, ये यहाँ फायर किया, छोड़ दिया। इस इंसान को यहाँ पर सर्कस में उड़ा के फेंक रहे हैं उसको, उसके बाद छोड़ दे रहे हैं उसको, कुछ नहीं। तो हम इसको किसके हवाले करते हैं, इस प्रोजेक्टाइल को किसके हवाले कर देते हैं हम? Gravity. यस Gravity. यस, हम ग्रेविटी के हवाले कर देते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस पूरे मोशन में एक एक्सेलरेशन एक्ट होने वाला है और वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एक ही एक्सेलरेशन है, कोई दूसरा एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, ठीक है। सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हम कंसिडर करते हैं उसमें सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन इन द बिगिनिंग। अच्छा, आप ये बताओ कि ये एक्सेलरेशन कौन से कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे असर करेगा, कौन से कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे इफेक्ट करेगा? U sin theta. या यू कॉस थीटा? U sin theta. यू साइन थीटा पे करेगा, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। U sin. हाँ वेरी गुड, ये यू साइन थीटा पे इफेक्ट करेगा। हमने ये इतना कंफर्म तरीके से क्यों बोला? क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मींस इन अ वर्टिकल सेंस, एंड u sin theta is also in the vertical sense। तो ये सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पे ही असर डाल सकता है, u cos theta पे कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं हो रहा है। तो यहां बड़ी मुद्दे की बात पता चली कि मोशन अब दो डायमेंशन में हम डिस्कस कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हॉरिजॉन्टल की सारी जिम्मेदारी u cos theta की है, वर्टिकल की सारी जिम्मेदारी u sin theta की है। एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है जो सिर्फ वर्टिकल में होगा, तो ये एक्सेलरेशन इफेक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ किस पे? u sin थीटा पे, और u cos थीटा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन ये नॉन एक्सेलरेटेड है और वर्टिकल मोशन ये एक्सेलरेटेड है, ठीक है। बात आई समझ में आपके? यस। अब देखिए, जब हमने इसको थ्रो किया जोश में, बहुत तेजी से हमने, हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी कह लो, ताकत लगा के एकदम जोर से फेंका, तो ऑफ कोर्स जितनी वेलोसिटी हम दे रहे हैं, जितना एंगल हमने यहाँ पे बनाया, उसके अकॉर्डिंगली ये दो कंपोनेंट यहाँ पे बन गए। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना बच्चों, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दोनों में से कौन से कंपोनेंट को खत्म करने की कोशिश करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये दोनों में से किस कंपोनेंट को खत्म करेगा? U cos theta. यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा अगर आप बोल रहे हो तो फिर मैं 15 मिनट से बकवास कर रहा हूं, इसका मतलब U sin theta. है ना। यू साइन थीटा एकदम क्लियर वर्ड्स है मेरे। वर्टिकल एक्सेलरेशन विल अफेक्ट ऑन द वर्टिकल वेलोसिटी। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ट्राई टू फिनिश, विल ट्राई टू किल, विल ट्राई टू एंड विच कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, में से कौन से कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को खत्म करेगा? U sin theta. यू साइन थीटा। यू साइन थीटा को खत्म करेगा। बिल्कुल वैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे वर्टिकली थ्रो करते हैं, सीधा फेंकते हैं, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, जब वो अपने टॉप पर पहुंचता है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 होती है कि नहीं होती है? Yes. तो वैसे ही जब ये प्रोजेक्टाइल अपनी जर्नी की मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, यानी कि यहां जब पहुंचेगा, तो इसकी कौन सी वेलोसिटी खत्म हो चुकी होगी? साइन या कॉस? Sine. Sin. साइन खत्म। साइन। शाबाश। तो कौन बाकी बचेगा? आंसर है कॉस।
cos. तो यहां पर आया u cos ऑफ थीटा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि प्रोजेक्टाइल जब अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट एंड हो जाता है, फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जाने पर खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, एंड इट ओनली रिमेन्स विथ व्हाट, u cos थीटा। अच्छा, जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, आगे बढ़ना जारी रखेगा, u cos थीटा की वजह से आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ता है तो उसके बाद नीचे आना शुरू होगा, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट को तुमने ऊपर थ्रो किया तो ऊपर जाता है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी खत्म होती है, फिर नीचे गिरने लगता है। कैसा नो? ठीक, इसे इसे ऑब्जर्व करिए। ये देखिए, ये वेलोसिटी, ये दो कंपोनेंट ऊपर गए, वर्टिकल वाली खत्म हो गई, फिर वर्टिकल वाली आई लेकिन नीचे की तरफ आई। देख रहे हैं आप? ये देखिए, ये मामला चलेगा पूरा। क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. ठीक है, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, कोई परेशानी ना हो आपको इसलिए। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। इसमें इंपॉर्टेंट बात हमें ये याद रखना है कि एट मैक्सिमम हाइट ओनली u cos थीटा विल रिमेन। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्रू आउट दिस फ्लाइट, इस पूरी फ्लाइट के दौरान u cos थीटा में कभी भी कोई भी चेंज हो सकता है क्या? No. नहीं। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। कभी कोई चेंज नहीं होगा। उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि u cos थीटा है हॉरिजॉन्टल, और इस पूरे मोशन में हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जो भी एक्सेलरेशन है वो सिर्फ वर्टिकल है, और वर्टिकल एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को इफेक्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब थ्रू आउट द जर्नी u cos थीटा की जो वैल्यू है वो उतनी ही रहेगी, वो मेंटेन ही रहेगी, उसमें कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से ये सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से कि इस तरीके से हमने कोई एक प्रोजेक्टाइल फायर किया, लाइक दिस, विथ अ वैल्यू ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। लेट्स से कि इसका जो कंसिडरिंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था वो 53 था। तो पहला कंपोनेंट इधर बना हमारा और दूसरा कंपोनेंट इधर बना। ये जो नीचे की तरफ कंपोनेंट बनेगा ये क्या होगा? यस, U cos theta. हाँ, तो उसको सॉल्व करो ना। 50 cos. cos 53, cos 53 होता है 3/5, यानी कि ये कंपोनेंट कितना हो गया? 30। सही है। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 50 साइन 53 होता है 4/5। 4/5 के हिसाब से इसका आंसर आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट है दोनों वैल्यूज? यस और नो? Yes. अब ये प्रोजेक्टाइल फायर हो चुका है लेट्स से, और ये कुछ ऐसी जर्नी को या ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हुए अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा और फिर फाइनली जाके नीचे गिरेगा। नाउ लेट मी शो यू दी वेक्टर्स। कुछ पॉइंट्स पर मैं वेक्टर्स बनाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से देखें आप। कुछ पॉइंट्स पर मैं ये वेक्टर्स बनाना चाहता हूं, केयरफुली ऑब्जर्व करें आप। ठीक है, तो सारे प्रोजेक्टाइल का मामला जो है ना आपका एकदम परफेक्टली ओके हो जाएगा। किसी भी जगह पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को चेक करता हूं, किसी भी जगह पे, कहीं भी निकालो, पूरे प्रोजेक्टाइल में कहीं भी, क्या लगता है आपको इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? यस, Same throughout the journey. सेम थ्रू आउट द जर्नी। वेरी गुड। अब कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली हमारी जो वैल्यू आ रही है ये 30 आ रही है, इसका मतलब यहां पे भी 30 होना चाहिए,
यहाँ पे भी 30 होना चाहिए, यहाँ पे भी 30 होना चाहिए, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, ऑल आर इन मीटर पर सेकेंड। बट जब हम वर्टिकल कंपोनेंट को देखते हैं तो आई वांट यू पीपल टू रियलाइज कि इसकी वैल्यूज कुछ ऐसी आएंगी, नोटिस करें। क्या नोटिस कर रहे हैं आप अगर नोटिस करेंगे तो हम स्टार्ट कितने से कर रहे हैं? 40। जब हम ऊपर फ्लाई करते जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से ये वेलोसिटी कम हो रही है। तो हो सकता है कि 40 की वैल्यू घट के 30 हो गई हो, उसके बाद 20 हो गई हो, उसके बाद 0 हो गई हो, फिर उसके बाद नीचे की तरफ थोड़ी सी बड़ी 10, फिर और थोड़ी सी बड़ी 20, फिर और थोड़ी सी बड़ी 30, और फिर फाइनली जैसी थी वैसी वापस। अब ये सिनेरियो जरा समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या लिख रहा हूं। ओके, इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या लिख रहा हूं यहां। इनिशियल स्टेजेस में इस वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, बहुत 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 बच्चों के जैसे समझा रहा हूं मैं आपको। लेटर ऑन जब ये रिकॉर्डेड पार्ट में देखूंगा तो मुझे लगेगा यार कितना इसको मैंने सिंपल, बहुत बेसिक में जाके बात की, ऐसा लग, क्योंकि काइनेमेटिक्स आप 9th 10th में पढ़ते हो, उसके बावजूद भी ले रहा हूं यहां पे। अच्छा, तो इनिशियल स्टेजेस में क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू घटती जा रही है। ये कब तक घटती जाएगी? जब तक हम मैक्सिमम हाइट पर नहीं पहुंचते। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया है। अच्छा सोचो, अगर यहां वर्टिकल कंपोनेंट 0 ना होता तो और ऊपर जा सकते थे ना फिर। अब ऊपर ले जाने वाली चीज खत्म हो गई, तभी तो हम मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गए। जो चीज हमको ऊपर ले जा रही थी, जो वेलोसिटी हमको ऊपर उड़ा रही थी, वो एंड हो गई। अब उससे ज्यादा हम ऊपर नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि वो जो जिस वेलोसिटी से हम ऊपर उड़ रहे थे वो खत्म हो गई, अब नीचे आना है। अब जब आप नीचे की तरफ फॉल करोगे तो यही वेलोसिटी हमको दोबारा मिलेगी, बट इसका डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, नीचे की तरफ आता जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे तुम ऊपर थ्रो करे, तो जब तक वो ऊपर जा रही है उसकी वेलोसिटी ऊपर 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 होती है। जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाती है, रुक जाती है। फिर जब गिरना शुरू करती है तो वो डायरेक्शन चेंज करके गिरती है नीचे। सही है ये बात? क्लियर हो रही है बात ये? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, इसका एक सिंपल सा एनिमेशन भी है अपने पास, देखें इसको। फिर मैं आगे इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर बात करता हूं। ये है सारा मामला, ये प्रोजेक्टाइल का पूरा थीम है। ऐसे काम होगा, याद रखो। जब कभी मैं वेलोसिटीज को निकालूंगा इधर उधर, तो समझना कि कौन सी वेलोसिटी नीचे क्यों निकाली गई है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन क्यों दिया गया है। एसेंट में उसे बराबर और डिसेंट में उसे बराबर निकालना। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को 0 मानना। ये सारे एस्पेक्ट आपको थ्योरी अप्लाई करते वक्त, न्यूमेरिकल्स अप्लाई सॉल्व करते वक्त प्रॉपरली अप्लाई करने आने चाहिए, प्रॉपरली। इसलिए मैं इस पे बहुत इत्मीनान से बात कर रहा हूं, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर के तौर पर। अभी मैंने कोई डेरिवेशन या कोई और मैथमेटिकल इवैल्यूएशन करना शुरू नहीं किया है, बस कहानी समझा रहा हूं कि इसकी है क्या। ठीक हो गई बात? ये सुनो, Yes, एक sir. Yes, एक और खास बात, हमेशा याद रखना कि जितनी वेलोसिटीज के साथ हम शुरू करेंगे, हम एग्जैक्टली उतनी ही वेलोसिटीज के साथ वापस नीचे गिरेंगे मैग्नीट्यूड में। हॉरिजॉन्टल में कभी कोई फर्क नहीं आएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगा। If I start with 30 and 40, I'll be getting 30 and then minus 40. माइनस इन द सेंस, अगर 40 प्लस को ऊपर माना जाता है तो ये -40 नीचे। तो मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं है,
जितने से आप ऊपर जा रहे थे एग्जैक्टली उतने से ही आप नीचे आएंगे। दूसरी बात जो अक्सर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ऑब्जेक्ट अपनी हाफ जर्नी में ऊपर जा रहा है और रिमेनिंग हाफ जर्नी में नीचे आ रहा है। इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्टेड है एंड द वैल्यू विल बी टेकन नेगेटिव। द वैल्यू विल बी टेकन नेगेटिव। हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को पॉजिटिव या नेगेटिव इस पॉइंट से कभी तय नहीं करते हैं कि ऊपर जा रहे कि नीचे जा रहे। ये हमेशा एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसलिए ये हमेशा कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। चाहे जर्नी में वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। ठीक है, 2-3 बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था बीच में, कॉलेज में भी मिलके पूछा था, सर ऊपर जा रहा है पॉजिटिव ले नेगेटिव ले। ऊपर जाए नीचे जाए इससे कोई सवाल नहीं है बेटा, आप लोग 10th में पता नहीं कैसे पढ़ रहे हो। The direction of acceleration due to gravity is downward and henceforth it is always taken negative. That's it. कोई दूसरा ओपिनियन लाने की जरूरत ही नहीं है इधर। तो ये है इसका सारा मामला। ओके, अब आइए इसकी पहली एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से हम लोग अपनी बात करना शुरू करते हैं। ठीक, सारा आइडिया समझ में आया आपको? प्रोजेक्टाइल का क्या है, कैसे जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? Yes, sir. ऐसा नो? Yes, sir. ये यस सर। इसका एक पहला डेरिवेशन निकालते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्टाइल सिर्फ ग्राउंड से ही किया जाए, इट्स नॉट नीडेड। आप किसी हाइट से भी प्रोजेक्टाइल कर सकते हैं, आप इंक्लाइन सरफेस पर भी प्रोजेक्टाइल कर सकते हैं, ठीक है ना। आप किसी हाइट पे जाके वहां ऊपर फेंक के नीचे भी ला सकते हैं। तो ये सारे प्रोजेक्टाइल हैं। प्रोजेक्टाइल को समझने का सबसे आसान सा डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है और ग्रेविटी के हवाले करके छोड़ देना है। बस वो जिस तरीके का मोशन एग्जीक्यूट करेगा वो प्रोजेक्टाइल ही कहलाता है। नाउ लेट्स हैव द फर्स्ट डेरिवेशन इन इट, ट्रैजेक्टरी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी थियरी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में 3 मार्क आर्टिकल है कि प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी कैसी होती है। ओके, हाँ, बिफोर दैट एक और छोटी सी बात बताना रहेगी जो जरूरी है, जरा केयरफुली सुन लें इस बात को। जब हम ये सब कुछ फाइनलाइज करते हैं, कंपोनेंट्स निकालते हैं और इनफैक्ट इन सभी चीजों को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, चैप्टर का आगे जो सीक्वेंस है इसी लिहाज से बढ़ेगा कि ट्रैजेक्टरी क्या है, एचमैक्स क्या है, रेंज क्या है, एसेंट और डिसेंट टाइम और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, एंड सो ऑन। तो इन सब में इन दोनों वेलोसिटीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अक्सर हम इस पर कोऑर्डिनेट का रेफरेंस लगाते हैं। इस कोऑर्डिनेट को हम एक्स कॉल करते हैं और यहां पर इसे इस तरीके से वाई कोऑर्डिनेट कॉल करते हैं। तो ये जो वेलोसिटी हमने यहां लिखी इसे हम अक्सर यूएक्स कंपोनेंट बोलते हैं और ये जो वेलोसिटी यहां लिखी है इसे हम यूवाई कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल दिस एज यूएक्स कंपोनेंट एंड वी कॉल दिस एज यूवाई कंपोनेंट। ये थोड़ा लेबलिंग याद रखना क्योंकि हम बाद में फॉर्मुलीज को शॉर्टकट करने वाले हैं। फॉर्मुलीज में आपको इतने सिंप्लीफाइड करके दूंगा कि आप बिल्कुल मतलब 1 सेकंड में याद हो जाएंगे आपको कि ये ऐसा ऐसा है। लेकिन मैं टर्मिनोलॉजीज ये इस्तेमाल करूंगा, यूएक्स और यूवाई। साइन और कॉस ऐसा नहीं इस्तेमाल करूंगा मैं। वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, ऐसे मैं इसे कॉल करने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं कि इसका पहला डेरिवेशन क्या है, ट्रैजेक्टरी या पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। डेफिनेशन हम सब जानते हैं कि वो पाथ जिस पर प्रोजेक्टाइल मूव करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी। तो लेट्स से कि किसी कोऑर्डिनेट रेफरेंस में ही अगर मैं बात करूं तो हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया और प्रोजेक्टाइल इस तरीके से अपने पाथ को फॉलो करता हुआ कहीं जाके एंड अप हो गया, गिर गया। The velocity we have given to this particular projectile is u. The angle of projection is theta. As usual, components हम लोगों ने बनाया u cos theta and the another corresponding component is u sin theta. Now let's say कि अपनी पूरी जर्नी के दौरान
ये प्रोजेक्टाइल यहां कहीं पहुंचा पॉइंट पी पे, यहां पहुंचने के लिए इसको टाइम लगा टी, स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी इतना टाइम इसको लगा। एंड डू नॉट फॉरगेट दैट कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये एक्स एक्सिस में कुछ आगे गया होगा, है ना, यहां पहुंचा, इसका मतलब एक्स एक्सिस में इसकी लोकेशन यहां हो गई अभी, करेक्ट है कि नहीं? और साथ ही साथ ये ऊपर की तरफ भी फ्लाई कर रहा है, तो वाई एक्सिस में इसकी लोकेशन ये वाली हो गई अभी, करेक्ट है? Yes, sir. तो ये इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, हाइट देखो, वाई में इतना ऊपर, और यहां से लेके यहां तक बच्चों ये क्या हो गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। ये यू में हटा के थोड़ा सा नीचे लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया एक्स। अब मुझे आप एक बात बताओ कि एक्स में इसने जो जर्नी ट्रैवल की है, मतलब यहां से लेके यहां तक जो ये आगे पहुंचा है, ये इसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया? U cos theta. यू कॉस थीटा, ठीक है ना? ये अच्छे से दिमाग में बिठाओ कि फॉरवर्ड करने का काम यू कॉस थीटा कर रहा है और अपवर्ड डाउनवर्ड करने का काम यू साइन थीटा कर रहा है। फॉरवर्ड करने में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और अपवर्ड डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक? तो सोचो कि अगर मैं ये छोटा सा फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस मैंने लिखा x, स्पीड क्या लिखें, u cos थीटा, और टाइम क्या लिखें, t। आ गया समझ में? हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, x एक्सिस इज जस्ट यूनिफॉर्म मोशन, x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन ये सेम फॉर्मूला हम y एक्सिस में नहीं लिख सकते, वर्टिकली नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बताओ? Acceleration. due to gravity. और हम जानते हैं बच्चों, जहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है वहां हम कौन सी इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं? काइनेमेटिकल इक्वेशंस। शाबाश, बहुत अच्छे। तो चूंकि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है, सो वी डू नॉट नीड एनी काइनेमेटिकल इक्वेशन, वी विल बी जस्ट अप्लाइंग डिस्टेंस एंड स्पीड फॉर्मूला। तो एक्स मिल गया हमको फटक से। अब मैं अगर y के लिए लिखना चाहता हूं, इफ आई वांट टू राइट फॉर y, let me just write it like this, along x-axis. Now suppose the same thing if I want to write along y-axis. Can I use these kind of or this kind of formula here for y-axis? No. बिल्कुल नहीं, yes, नहीं, ठीक है, आपके आंसर के लिए yes बोला मैंने, गुड। हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि मैं इस बात पे इंसिस्ट कर रहा हूं कि vertically there is an acceleration, and if there is a constant acceleration, then in such case we have to use the kinematical equations. So I will be using a kinematical equation and see it very carefully. मैं कैसे लिख रहा हूं? Displacement in y-axis, initial velocity in y-axis and time, plus half acceleration in y-axis and then time का square. मैं वही अपनी स्टैंडर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन लिख रहा हूं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट आई हैव मॉडिफाइड दिस होल इक्वेशन फॉर द वाई एक्सिस कंडीशन। अब बताओ आप कि जो प्रोजेक्टाइल की जर्नी थी वो तो जीरो से शुरू हुई थी, पहुंचा पी पर, ठीक है, पूरा करने वाला है वो ऐसा, लेकिन पहुंचा तो पी पर है। वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वाई कितना ऊपर गया, वाई एक्सिस में वाई इतना ऊपर गया ना, यहां है, तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिन के मुकाबले में यहां है, दिस इज द पोजीशन वाई। बात आ रही है समझ में आपके? Yes. तो ये एस ऑफ वाई हटा के हम लिखेंगे वाई। अच्छा, अब ये बताओ वाई एक्सिस में वेलोसिटी कौन सी चल रही है? ये sin theta.
वेरी गुड, दैट विल बी u sin थीटा इनटू व्हाटएवर द टाइम। टाइम में खास बात ये होती है कि हम इसको कोऑर्डिनेट पर नहीं बांटते हैं, x हो या y हो, टाइम दोनों के लिए सेम ही होगा ना, चाहे ऐसे हॉरिजॉन्टली देखो चाहे वर्टिकली देखो, टाइम तो वही होगा, जितनी देर उसको फ्लाई करना है उतनी ही देर फ्लाई करेगा वो। ऐसा थोड़ी होगा कि x का टाइम अलग होगा और y का टाइम अलग होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आ रही ना बच्चों बात समझिए? सो टाइम के लिए डिवीजन नहीं Yes, sir. करेंगे कि x टाइम अलग है और y टाइम अलग है, टाइम कभी भी डिवाइड नहीं होगा किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में, 2 डायमेंशनल मोशन हो या कैसा भी, 3 डायमेंशनल रेफरेंस भी बना लें हम, कुछ भी कर लें, time of a single moving body for that particular motion is always going to be same for every dimension। तो टाइम t हो गया। अब आप नोटिस करो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे लगा रहा हूं माइनस हाफ g एंड देन t का स्क्वायर। ध्यान किया आपने क्या लिखा मैंने? यस, Yes. माइनस क्यों लगाया बताओ? Because acceleration due to gravity acts vertically downwards. हाँ वेरी गुड, नेगेटिव लेंगे उसको, और बाकी का टाइम जैसा वैसे। अब मैं बस एक छोटा सा काम ये करूंगा कि ये जो t है ये मैं इस इक्वेशन से रिप्लेस करूंगा। कैसे? तो जरा ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को अगर मैं टाइम के लिए रीअरेंज करता हूं तो आई मे गेट x डिवाइडेड बाय u cos थीटा, x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। यस, व्हाट द पॉइंट? अब किसी ने पूछा g की वैल्यू क्यों नहीं लिया? किसी की भी वैल्यू नहीं लिया हूं मैं न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहा हूं, डेरिवेशन बना रहा हूं। तो अब करना ये है हमको कि ये जो टाइम हमने यहां निकाला ना, इसको ला करके यहां सब्स्टिट्यूट करें, खत्म, फिनिश। तो इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू u sin थीटा x divided by u cos theta, let's just keep it in bracket, minus this is half g x square divided by u square cos square theta। मुझे स्क्वायर इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहां पे टाइम का स्क्वायर है। अब इसे एक 2-3 स्टेप सिंप्लीफाई करिए, जैसे ये u यहां से कट गया, तो you may be getting this equation something like this, sin theta upon cos theta into x minus, you can write this as g divided by 2u square cos square theta into x square। रीअरेंजमेंट समझ में आ गया आपको? यस। Yes. Yes. Yes, sir. नाउ यू विल फाइंड कि ये साइन अपॉन कॉस जो है ना, ये बचपन में पढ़ते हैं हम लोग, tan थीटा माइनस, लेट्स कीप दिस ब्रैकेट एज इट इज, दैट इज g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर। तो दिखने में तो थोड़ी सी ऐसी अजीब सी इक्वेशन दिख रही है, आगे चल के हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, बट इनिशियली तो यही है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, प्रोजेक्टाइल चल रहा है, तो मैथमेटिकली अगर पूछा जाए कि भाई प्रोजेक्टाइल कैसे चल रहा है तो उसका आंसर ही आएगा। मैथ्स को पूछा जाए, मैथ्स की लैंग्वेज ही ऐसी है भाई, अब क्या करें। ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बोलेंगे भाई फेंका, ये है, ठीक है भाई, ऑब्जर्वेशन तो हम बोलेंगे ये थ्रो किया, लेकिन मैथ्स को पूछेंगे भाई क्या किया, तो मैथ्स बोलता ये हो रहा है ना। हमें नहीं पता था फेंकना भी इतना मुश्किल होता है, हम तो आसान समझ के रोज फेंकते हैं, ऐसा ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, दो सब्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं, वी जस्ट पुट 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस। ये जो tan थीटा फैक्टर है ना, ये अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम एक रिप्लेसमेंट करते हैं a। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई सर ये कांस्टेंट कैसे हुआ,
तो कांस्टेंट इस हिसाब से हुआ कि व्हाइल यू थ्रो दिस प्रोजेक्टाइल, तो आप किसी ना किसी एंगल पे इसको थ्रो करेंगे। जैसे 45 पे आपने थ्रो कर दिया, तो अब tan 45 क्या है, 1 है, तो कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा ना वहां पे। जैसे आपने 30 डिग्री पे थ्रो किया मान लो, तो tan 30 डिग्री क्या आएगा, 1/√3 आ जाएगा, तो एक कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा आपको वहां पे। तो जिस किसी एंगल पे आपने थ्रो किया है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको tan थीटा का वैल्यू एक कांस्टेंट नंबर की तरह मिलेगा, तो क्यों ना उसे हटा के a लिखा जाए। दूसरा, जब हम ये पूरा ब्रैकेट देखते हैं, दैट इज g डिवाइडेड बाय 2u² cos स्क्वायर थीटा, जब हम ये पूरा ब्रैकेट देखते हैं तो बच्चों ये भी एक कांस्टेंट ही है। जस्ट लाइक द वैल्यू ऑफ g इज कांस्टेंट, इट इज 10। इनिशियली जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया वो भी एक नंबर ही होगा। ये थीटा भी एक वैल्यू है, तो यहां जब हम कॉस के लिए उस थीटा का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे भी हमको एक नंबर ही मिलेगा। मतलब ये पूरा ब्रैकेट जो है अपने आप में कांस्टेंट ही है। तो हमने इस ब्रैकेट को हटा के इसकी जगह लिखा b, और ये tan थीटा को हटा के इसकी जगह लिखा a। ठीक हो गया। तो ऐसा करने से हमारी जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाती है। इट विल बी appearing something like this: y is equal to ax minus bx square। अब आप बोलेंगे हाँ सर अब जरा याद करने को अच्छा लग रहा, ax minus bx square। तो ये भी है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मैथ्स में इस तरीके की जो इक्वेशन बनती है उसे क्या कहते हैं। मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है देखा जाए तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, इट्स नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट्स नेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनफैक्ट तुम्हारी ही बात को मैं कैरी करता हूं कि मैथ्स में हर चीज के लिए एक इक्वेशन है। सर्कल अगर तुम बनाते हो ना, ड्राइंग में अगर सर्कल बनाते हो, जरा गौर से सुनो, तुमको नहीं पता है इसका आंसर, नहीं पता तुमको, मैं क्वेश्चन ही नहीं कर रहा तुमसे, किसी को नहीं पता आंसर, क्योंकि तुम पहली बार सुनने वाले हो। जो वर्ड मैं बोलने वाला हूं वो पहली बार सुनने वाले हो तुम। अगर हम सर्कल बनाते हैं, सर्कल, तो मैथ्स में सर्कल का भी एक इक्वेशन है। लाइन बनाते हैं, लाइन, मैथ्स में लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन, तो मैथ्स में उसका भी एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ऐसी एक इक्वेशन है मैथ्स में लाइन की। इनफैक्ट यू विल सरप्राइज टू नो कि जितने भी ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, उनको हम एक इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक इक्वेशन उनके लिए लिख सकते हैं। तो वैसे जब हम इस इक्वेशन को चेक करते हैं कि ये मैथ्स में कौन से शेप को रिजेंबल करती है, कौन से शेप की ये इक्वेशन है, तो उस शेप का नाम है पैराबोला। ठीक है, उस शेप का नाम है पैराबोला। अब आपको ये पहली बार सुनने में आया, आपको पता नहीं है, ये पैराबोला है, मतलब ये वाला शेप, ऐसा शेप है। ये सर्कल नहीं है ये सर्कल नहीं है, याद रखें। अगर ये सर्कल रहता तो इसका सेंटर यहां आता, फिर यहाँ का रेडियस, यहाँ का रेडियस, ऊपर का रेडियस सेम रहना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये जो शेप बन रहा है ना, ये थोड़ा सा सर्कल से हट के है। नहीं तो हम सोच सकते हैं कि ये सर्कल का एक हिस्सा है, नहीं, ये सर्कल नहीं है, इट कांट बी ए सर्कल। आप चाहो तो यहाँ पे इसको फील करो, देखो अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये सर्कल नहीं दिख रहा ना, सर्कल होता तो ऐसे यहीं से ऐसा सिमेट्रिक रहता, ये वैसा सिमेट्रिक नहीं है। तो मैथ्स में ये जो शेप है, इस शेप को कहा जाता है पैराबोला। क्या नाम बोलेंगे इसको? पैराबोला। पैराबोला। और ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो हम इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ये कहेंगे कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक, शेप ऑफ ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक। ठीक, हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए 1 मार्क के लिए। ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज, आंसर पैराबोलिक।
क्लियर हो गई बात? सर पैराबोलिक। तो ये है इसका सारा मामला। ओके, मैं इसमें एक दो सिंपल क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं। बाकी मैंने ऐसे प्लान किया था कि थोड़ा सा ज्यादा लूं, बट पहला ही लेक्चर है आज, इसलिए मैं बहुत आराम से बात किया। इनफैक्ट बोर भी हो गए होंगे आप, बट हर एक स्टूडेंट को समझ में आए इसलिए मैंने थोड़ा सा इजी वे में मैं गया। किसी भी सेंटेंस को या किसी भी कंडीशन को मैंने ओवरलुक नहीं किया है, बेसिक्स में बताया आपको आज। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि टफ है, ऐसा लगेगा कि टफ है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, तो एक इक्वेशन गिवन, इट लुक्स लाइक दिस। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड इट्स इनिशियल स्पीड। एंगल निकालो और इनिशियल स्पीड निकालो बोल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में करें क्या? तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। तो आपको देखते ही पता चलेगा कि ए का वैल्यू कितना है, √3 √3 बी का वैल्यू कितना है, 5। 5 अब थोड़ा पीछे जाओ और देखो कि ए क्या है। तुमको यहां ये याद रखना पड़ेगा। tan थोड़ा पीछे जाके देखो ए क्या है, tan theta tan थीटा है। 10th में अगर थोड़ा ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई की होगी तो ये फौरन समझ में आएगा कि tan थीटा अगर √3 है तो थीटा 60 डिग्री। बस प्रॉब्लम सॉल्व। हालांकि प्रॉब्लम टफ है ये, तरीका पता होना चाहिए कैसे करना है। अब बी का वैल्यू तो पता चल गया, तो थोड़ा पीछे जाओ, देखो बी की इक्वेशन क्या है। बी की इक्वेशन है g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द वैल्यू इज 5। जो भी है वैल्यू 5 है। ठीक हो गई बात? ये b इज इक्वल टू ये। अब यहां सारे नंबर्स पुटअप करो आप। g की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 2, u स्क्वायर हमको निकालना है, cos स्क्वायर 60 क्योंकि थीटा हमको पता चल गया 60 इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया? ये 2 कटा, ये हो गया 5, ये 5 कटा, ये हो गया 1। ठीक है, तो यहां मुझे मिल रहा है 1 अपॉन u स्क्वायर इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1। आई होप आप समझ पा रहे हैं 1/4 कैसे आया। cos 60 Yes. आप उसका स्क्वायर करेंगे, 4 जाएगा ऊपर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। therefore u square is equal to 4, u is equal to 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है बात? यस सर। ओके, आई विल बी गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन। फटाक से करना है इसको, बिना टाइम पास के, तेजी से। 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लूं चलेगा ना? मतलब टाइम हो रहा है अपना, इसलिए 1-2 मिनट एक्स्ट्रा। Trajectory of the projectile is represented by y is equal to this much. The angle of projection is, सिर्फ एंगल निकालना है, बता दो। 60 degree 60 डिग्री। वेरी गुड, देखते ही पता चला। यस, क्योंकि अभी एक सेकंड पहले ही सॉल्व किया। लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए? तो हमको गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना चाहिए, ये याद रखें आप। बहरहाल यहाँ पे आंसर 60 डिग्री हो गया। अच्छा, अब यहां बताओ, इधर बताओ,
एंगल कितना है? व्हाट इज द एंगल? 60 degree. ये तो देखते ही पता चल रहा है कि एंगल 60 है, लेकिन ये बताओ कि g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? हाफ, है क्या नहीं? एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना ये, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 का मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, -1/2 एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू √3x -1/2 एक्स स्क्वायर। ये वाली चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes. Yes. अब इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करो, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी आता है उसे b बोलते हैं, और b ये है, हाँ या ना? Yes. तो ये हो गया। अब g का वैल्यू कितना है? 10. 2u स्क्वायर cos स्क्वायर 60 इज इक्वल टू हाफ, ये 2 और ये 2 कट गया, ध्यान से देखो मिलेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 10, रीअरेंज करने पर u स्क्वायर इंटू 1/4 इज इक्वल टू 10, 1/4 कैसे आया? cos 60 हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4, u स्क्वायर इज इक्वल टू 40, इसका मतलब u इज इक्वल टू √40, which means √40 means 4 into 10, which means 2√10. 2 √10. Of course, what you are saying is also correct. 6 पॉइंट में हम निकाल सकते थे, लेकिन हमें ऑप्शन भी तो देखना है ना, जैसे ऑप्शन है वैसे हिसाब से सोचना है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ओके, सो वेरी 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 सिंपल, कोई खास बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको जो कुछ बहुत ज्यादा जिसे कहें हम टिपिकल है, या और रिकॉर्डेड मिल जाएंगे आपको होपफुली, तो और देखें बैठ के आराम से। चलिए इसका आंसर 1 सेकंड में बता दें। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। In a projectile motion, velocity at maximum height is B. wrong. C. C correct. अभी तो पढ़ाया 10 मिनट थोड़ी देर पहले। जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी बचती है? U cos U theta. cos theta. बाकी यू साइन तो खत्म हो जाती है ना। ये पूरा फ्रेम याद रखें, आप दिमाग में बिठा लें इस फ्रेम को। कितने भी टफ प्रॉब्लम आने दो प्रोजेक्टाइल के, ये फ्रेम दिमाग में अच्छे से बैठा ना तुम्हारे, तो हम कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के उसको सॉल्व कर ही लेंगे। ओके, Yes, sir. Yes, sir. आई होप आपको सारी बातें ठीक से समझ आ गई होंगी। Yes, sir. Yes, sir. ओके